बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। कल मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन दोस्तों ने गिला किया और कहा कि कोविड के ज़माने में सिंध हुकूमत ने बड़ा काम किया और काम करने के साथ साथ उस काम की तशहीर की, तो आवाम को पता चला कि क्या क्या काम सूबा सिंध की हुकूमत कर रही है। सैलाब के हवाले से, बारिशों के हवाले से सिंध हुकूमत ने अब की बार तशहीर नहीं की, क्योंकि तमाम हमारे जो लीडरान हैं, क़यादत है, सब की सब अपने अपने अज़ला में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रही थी, तो शायद फ़ोकस अब की बार तशहीर पर बिल्कुल नहीं था। तो फ़ैसला ये किया गया कि अब मैं गाहे बगाहे आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा और जो भी बारिश के हवालों से पेशरफ्त है काम की, जो सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, उसकी तफसीलात आपको आगाह करूँगा, बताऊँगा सिंध हुकूमत क्या काम कर रही है, ताकि आपके तवस्सुत से अवामुन्नास को भी बताया जा सके कि किस तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है। जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको तफसीलात शेयर की थी गुड्डू, सक्खर, कोटरी, इन तीनों बैराजेस पे पानी के तनासुब की। कल मैंने आपको बताया था कि गुड्डू पे 2,97,000 क्यूसेक पानी है, सक्खर पर 4,19,000 और कोटरी पर के बाद है 6 लाख क्यूसेक पानी है। आज सुबह 6 बजे की जो डिस्चार्ज रिपोर्ट है उसमें गुड्डू में 2,97,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 2,11,000 क्यूसेक पर आ गया है। सक्खर पर 4,19,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 3 लाख क्यूसेक पर आ गया है, जबकि कोटरी पर कल भी 6 लाख क्यूसेक था और आज भी 6 लाख क्यूसेक है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि कोटरी आपका मंछर का पानी भी ले रहा है, यानी कि जो पानी 2,11,000 जो सिंध में दाखिल होता है वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि आपके अतराफ़ का जो पानी है वो अब दरिया की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ़ अज़ला का। और कोटरी पर ये पानी कंसिस्टेंटली 6 लाख क्यूसेक पर इसलिए बह रहा है कि जो पानी बलूचिस्तान की बारिशों का पहाड़ों के ज़रिए कंबर शदाद कोट में दाखिल हुआ, कंबर शदाद कोट की बारिशों का पानी, दादू का पानी और सेवन का पानी, ये मंछर में दाखिल होके दरियाए सिंध की तरफ कोटरी के ज़रिए जा रहा है और इसलिए वो 6 लाख क्यूसेक अभी भी है। ये जो स्ट्रेटजी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, सिंध हुकूमत ने बनाई थी पानी को मैनेज करने की, मैं समझता हूँ उसके अच्छे मुस्बित असरात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाबी रेले ने, जो रिवराइन फ्लड कहते हैं जिसको, उसने कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत हमारे यहाँ पैदा नहीं की। और अब चूँकि दरिया में जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका बहाव कम होता जा रहा है, तो अब जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर समो रहा है और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छी खबर ये है कि मंछर में भी कल 1,123.5 फीट अबव सी लेवल पानी का तनासुब था, जिस पे मैंने आपको बताया कि हमें 2 कट वहाँ डालने पड़े थे ताकि पानी की एक्सेस हो सके। पिछले 24 घंटे में, अभी मेरी यहाँ आने से पहले मेरी वज़ीर आपाशी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि मंछर का लेवल डाउन हुआ है और इस वक्त वो 122.5 के तनासुब पर चल रहा है, यानी कि तकरीबन 1 फिट लगभग उसमें कमी आई है। और कल मैंने आपको बताया था कि 2 कट उसके ऊपर हैं, एक RD 52 पे, एक RD 16 पे, एक तीसरा कट भी RD 10 पर ब्रीच है वहाँ पे, जिससे वही जो 5 यूसियाँ मैंने कल आपको बताई थी जिनका ताल्लुक़ वज़ीर आला सिंध के अपने हलके से है, वो मुतासिर हुई हैं।
लेकिन लोगों को सिंध हुकूमत ने बर वक्त, हमारी इंतज़ामिया ने एवैक्यूएट करा लिया गया था। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने एवैक्यूएट करा लिया गया था। उस मकाम पर हमारे इलेक्टेड MNA सिकंदर राहा पोटो साहब भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध खुद गाहे बगाहे उस जगह का विज़िट कर रहे हैं। और जोही पर आपको पता है फयाज़ बुट साहब मौजूद है, दादू में रफ़ीक जमाली साहब, पीर मुजीब साहब मौजूद है। तो तमाम आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है। मैं समझता हूँ अगले चंद रोज़ में जिस तरह दरिया पानी अब ले रहा है, हमारे मुख्तलिफ अज़ला में पानी का लेवल इंशाअल्लाह डाउन होना शुरू होगा। और जो वो पानी डाउन होता जाएगा, हमारा टारगेट यही है कि हमारी जो अभी गंदम की फसल काश्त करनी है, हमको रबी क्रॉप करनी है, उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो हुकूमत इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह टारगेट हमारा यही है, रिलीफ भी और इवेंचुअली फिर रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएं। मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में जब फ्लड आया और हमारा लेफ़्ट बैंक मुतासर हुआ, बिलखुसूस मीरपुर ख़ास ज़िला हमारा मुतासर हुआ था। आपको याद होगा कि उस वक्त वफाकी ने सिंध हुकूमत के लिए, सिंध की आवाम की मदद के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने आना भी गवारा नहीं किया था कि मीरपुर ख़ास की आवाम के साथ बैठें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उस वक्त भी आवाम के साथ मौजूद थी, आज भी आवाम के साथ मौजूद है। फ़र्क ये है 2020 में एक अवाम दुश्मन हुकूमत मुसल्लत थी जिसको आवाम के तकालीफ का, दुखों का एहसास नहीं था। लेकिन अब जो यूनिटी गवर्नमेंट वफाक में मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का इत्तेहाद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि अब की बार वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध की आवाम का ख्याल रखने के लिए अपना दिल खोला है। और अच्छी खबर ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी 2008 की हुकूमत में इस्टेब्लिश किया था, उसके तहत पहले फ़ेज़ में वफाकी हुकूमत ने 28.2 अरब रुपए मुख्तस किए उन सैलाब मुतासिर ख़ानदानों के लिए, जिससे 11,35,660 फैमिलीज़ को 25-25 हज़ार रुपये मिलने हैं। पैसे मुख्तस किए गए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पैसे मुंतकिल हुए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि अभी तक पाकिस्तान भर में 20.8 अरब रुपए, 20.8 अरब 20.8 बिलियन रुपीस 8,34,412 ख़ानदानों में बांट दिए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी वज़ीर शाज़िया अता मरी साहिबा उसको लुक आफ्टर कर रही हैं। और अब अच्छी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, चूँकि बार बार वफाक के साथ इंगेज किया जा रहा है, वज़ीर आज़म को सूबा सिंध का बार बार दौरा भी कराया जा रहा है, मुख्तलिफ़ सैलाब मुतासरा इलाकों में वज़ीर आज़म को ले जाया जा रहा है। बिलावल साहब ख़ुद बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने विज़िट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी। अच्छी खबर यह है कि अब 41.8 अरब रुपए मज़ीद 41.8 बिलियन रुपीज़ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 16,72,000 फैमिलियों को मज़ीद दिए जाएंगे। यानी कि पहले 28.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 20 अरब दे दिए गए 8.5 लाख फैमिलीज़ को। अब वफाक ने अपना और दिल खोला लोगों की तकलीफ़ देखकर और मज़ीद 41.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिससे इंशाअल्लाह 16,72,000 ख़ानदानों को
लुक आफ्टर किया जाएगा। तो लगभग टोटल 25 लाख ख़ानदान हैं जिनको 25-25 हज़ार फ़ीकस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलेंगे और 8,34,000 लोगों को वो मिल चुके हैं। बेनज़ीर थी, अपनी ज़िंदगी में भी आवाम का भला किया और आज शहीद होने के बाद भी लोगों की खिदमत में वो नाम मसरूफ़ है और इंशाअल्लाह ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलीफ़ हुकूमत का टारगेट है और रिलीफ़ के बाद रिहैबिलिटेशन हुकूमत सिंध का टारगेट है। इस हवाले से फिर हमारी कुछ दोस्तों से कल गुफ्तगू हो रही थी, कुछ सहाफ़ी भाइयों से, तो किसी ने सवाल पूछा कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस के पैसे पड़े हुए हैं, वो क्यों सिंध हुकूमत नहीं ले रही। मैंने उनको कल भी कहा था, वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, वो पैसा सिंध जी आवाम जो पैसो हुआ आइन जे तहत सिंध जी आवाम जो पैसो हुआ सिंध जी आवाम जी मिल्कियत आ और सिंध हुकूमत ने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया। अगस्त 2019 में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक दरख्वास्त दायर की और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा, गुजारिश की कि ये पैसा फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए सिंध की आवाम के लिए, सिंध हुकूमत को, ये मुअज़्ज़ज़ असेंबली इसका बजट बनाए और एक ट्रांसपेरेंट मेकनिज़म के ज़रिए उस पैसे को खर्च किया जाए। हमने कहा कि वो पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा, उससे आवाम की खिदमत नहीं होगी, आवाम का भला नहीं होगा। वो पैसा दे। और ये किसी ने कहा था कि नहीं, ये आप लोग ज़बानी बातें करते हैं, ये मैं दरख्वास्त अपने साथ लेकर आया। अगस्त 2019 में एडवोकेट जनरल सिंध ने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और एक बार फिर मैं इस इशू को एजिटेट करना चाहूँगा कि इस वक्त इंसानियत की खिदमत करने की ज़रूरत है। इस वक्त लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, लोगों का घर बार तबाह हो गया है, माल मवेशी तबाह हो गया है। उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए सिंध हुकूमत अपने बजट को भी इस्तेमाल कर रही है, वफाक से भी मदद मांग रही है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से भी बात कर रही है। तो इस वक्त जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में है, उस पैसे को भी फौरी तौर पर स्पेंड किया जाए ताकि सिंध की आवाम के मसाइल को हल किया जा सके। और अगर किसी को कोई शकूक है, शुबहात हैं, तो मैं एक बार फिर वाज़ेह करना चाहूँगा कि हुकूमत चाहती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, न्यूट्रल तरीके से, फेयर तरीके से इन पैसों को खर्च किया जाए। और अगर मैं मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि कोई वज़ीर आला सिंध आला रुकनी कमेटी तश्कील दे सकते हैं जो कि इसकी ओवरसाइट करेगी कि पैसों में कोई खुर्द बुर्द ना हो, पैसे आवाम के बेहतरीन मफाद में ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से खर्च हों और ख़र्च किए जाएँ। पैसा अकाउंट में पड़ा हो कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च हो तब आवाम का फ़ायदा होगा। और इस वक्त आवाम को मदद की ज़रूरत है, इस वक्त आवाम को रिलीफ़ की, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो मैं आप तमाम दोस्तों की तवज्जो से बताना चाहूँगा कि इमरान खान ने इस पैसे पर नज़र लगाई हुई थी। उसने कहा ये पैसा वफाक को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत ने 2019 में भी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा और आज भी कह रही है कि पैसे को आइन के मुताबिक दें। ये मुअज़्ज़ज़ असेंबली बजट मेकिंग करे, इसकी ओवरसाइट की कमेटी बनाई जाए और फौरी तौर पर अगर ये काम, ये पैसे लगा दिए जाएँ तो इस वक्त
लोगों की सही मानों में खिदमत हो पाएगी। बहुत शुक्रिया जो सवाल जवाब हो पूछ। मैं अनुषा से पहले लेडीज़ फर्स्ट। कराची के अंदर कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हुई है कि निजी कंपनी ने एक खातून के साथ 20 अफराद ने मिलकर ज्यादती का निशाना बना के उसको मार दिया, लेकिन पुलिस ने तरदीद कर दी है कि उस खातून की लाश भी छिपा में मौजूद है और उनके कोई घर वाले नहीं आए। क्या सिंध हुकूमत इस पर पोस्टमार्टम या कोई कार्रवाई करवाएगी जिससे ये क्लियर हो सके कि खातून की मौत की वजह क्या है? अच्छा देखें, सोशल मीडिया हमारे यहाँ जो है ना, वो किसी की भी इज्जत उछालनी है बहुत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, इस लाइन भी उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। सड़कों की मुरम्मत वगैरह भी चली है और जो लॉन्ग टर्म आपके एडीबी प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो कोई ये जो कटौती का तासुर दिया जा रहा है, ये बात गलत है। हाँ, कुछ पैसे ऐसे हैं जो कि लेट से उनको ख़र्च लंबे अरसे में होना था, तो आप उसको इमरजेंसी बुनियादों पर जल्दी आप खर्च कर पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, चूँकि इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जो आपको मार्कअप इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, हुकूमत सिंध ने ये भी उनसे बात की है कि जब वो रिलीफ और फ्लड के कॉन्टेक्स्ट में आपको मिलेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो निस्बतन कम कर दिया जाता है। उसके ऊपर वो एंगेजमेंट चले और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। एक वो पीछे से उसने पूछे, एक एक करके सबसे पूछूंगा जी। मेरा सवाल एक बैरिस्टर की हैसियत में आपसे है। आपने कुछ वजाहत कर भी दिए, लेकिन मज़ीद वजाहत के तलबगार हैं हम कि जो पैसे हमारे सिंध में पड़े हुए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला टावर गिरा दिया, जमीन उसको बदवा दे रहे। दूसरे चीफ जस्टिस ने जो है डैम के नाम पे पैसे खाए, वो लोग उसे बदवा दे रहे। अभी इस चीफ जस्टिस को आप कहे कि भाई इतना नुकसान हो गया, दोबारा से दरखास्त और कहे कि नुकसान हो गया, जो सिंध का पैसा है वो आपको मिले। और दूसरी बात ये कि अभी जो ये फैसले आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसाफ पर दबाव, अजीब किस्म के फैसले आ रहे हैं। आपकी डिप्टी स्पीकर कहती थी कि दिमाग की दही बना दी, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि इंसाफ इस फैसले में है या इंसाफ उस फैसले में। कंटेम्प्ट लग जाएगी आपके। देखिए, मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ, बद्दुआ देने से मसाइल तो हल नहीं होते ना। मैं समझता हूँ नस्ला टावर के साथ ज़्यादती हुई है और ये बात बरमला हमने कई बार अदालत में कही, हमसे भी नाराज़ हो गए थे वो। लेकिन बद्दुआ देने से मसाइल हल नहीं होते। मैं समझता हूँ इंसान अपने माजी से सबक हासिल करता है, सीखता है। अगर माजी में कोई गलत फ़ैसला हुआ तो हम उससे सबक हासिल करें, अगर हुकूमत ने गलत फ़ैसला किया तो हम सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। इस वक्त जो शख्स तकलीफ़ में है, जिसकी कुल कायनात वो छोटा सा घर था, 2 भैंसें थीं, कोई फसल थी जो बह गई है, इस वक्त वो आपसे ये नहीं पूछेगा, टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएगा। इस वक्त वो कहेगा मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे सर पर हाथ रखो, मुझे गले लगाओ, मुझे घर, मेरा जो मवेशी उसको वापस हासिल करने में मेरी मदद करो। तो हम सबको बहैसियत कौम, हमारा टारगेट, हमारा फोकस ये होना चाहिए तज़हीक की तरफ ना जाए। इज़्ज़त एहतराम को बरूए ख़ातिर लाते हुए लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ मेरे मुल्क का आइन, भुट्टो साहब का दिया हुआ आइन आर्टिकल 14 में कहता है डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी एन इनवायलेबल राइट। इज़्ज़त एहतराम इतना मुक़द्दस है कि फ़ंडामेंटल राइट करार दिया गया। हम उसके पैराए में रहते हुए लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं वो मदद करें। मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूँ कि हम लोग मिलकर, बहुत डिविसिव पॉलिटिक्स हो गए, इसका नुकसान होता है, दिलों को जोड़ें। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आप कन्वे करें, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम कन्वे करें, लेकिन डाइवर्जेंट व्यूज़ के बावजूद इज़्ज़त और एहतराम के साथ मिलकर काम करते हुए लोगों के मसाइल हल करें, तभी लोगों की जेन्युइन खिदमत हो पाएगी। और मैं समझता हूँ बहैसियत सहाफ़ी आपका भी वो इंटरेस्ट है, बहैसियत सियासी कारकुन मेरा भी इंटरेस्ट है, और बहैसियत जज साहिबान उनका भी इंटरेस्ट है कि लोगों के मसाइल हल हों। तो ये जब तमाम पिलर्स मिलकर काम करेंगे, यकसोई के साथ काम करेंगे, तो ज़्यादा एहसन अंदाज से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे। अब ये इस बारी है, मैं इस तरह सबसे करूँगा यार, सॉरी सर,
कहा है कि ये जो सजा याफ्ता है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पे इल्जामात हैं, ये तैनाती वो नहीं कर सकते, ऐसी हुकूमत आई जिसके पास मैंडेट हो और फिर यहाँ तैनाती और उससे इलेक्शन के मामला पर भी असरअंदाज आप होना चाहते हैं कि इल्ज़ाम लगाए आपकी हुकूमत का चार्ज हुकूमत पे। क्या समझते हैं कि ऐसे सेंसिटिव मामले पे, ऐसे मामला पर जो खान साहब बात कर रहे हैं उनका ये दुरुस्त है या आप समझते हैं कि इन एरियाज में बात नहीं करनी चाहिए? अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। जब सेंसिटिव मामलात पर कोई इनसेंसिटिव आदमी बात करेगा ना तो इसी तरह की बात करेगा, इसी तरह की बात करेगा। खान साहब में हिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है चीज़ों का, और वो एक एनार्किस्ट है, तबाही तबाही और कुछ नहीं। मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, वो जिस बच्चे का बैट बॉल होता था उसको बैटिंग नहीं कराया ना तो कहता मैं पिच किसी को नहीं खेलने दूंगा। अब ये खान साहब का भी यही मसला है, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो कुछ नहीं। तो खुदारा यार, ऐन से इमरान है, ऐन से अवाम है, अवाम मोहतरम है, अवाम मुक़द्दम है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की अना की वजह से आप अवाम के इंटरेस्ट को जेपरडाइज़ करें। तो मैं बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था, मैं उनके जिस तरह के शर्मंगेज़ बयानात हैं उनको मैंने माजी में भी कंडेम किया, मैं आज भी करता हूँ। मैं समझता हूँ इससे वो मसाइल को हल नहीं करते। जी राणा साहब, आपका मुतालबा ऐसा है कि मैं किसी चोर को भेज के किसी घर पे चोरी कर रहा हूँ, पुलिस सामान पकड़ ले और फिर मैं कहूँ कि यार मुझे सामान दे, मैं ताकि किसको दे दूँ। भाई चोर जो है मतलब 3 साल में आज तक कोई बड़ा नाम कोई या छोटा नाम आज तक सामने नहीं आया। पैसा सिंध का है, आप बाबर कह रहे हैं, जमीन भी सिंध की थी, बेचने वाले भी सिंधी थे। कौन लोग के नाम तो बताए किसने जमीन फरोख्त की थी या किसने गैर कानूनी तरीके से जमीन को दी? आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। देखिए, जब अदालत कोई मामला सब्जुडिस होता है, अदालत कॉग्निजेंस लेती है ना, तो फिर कोई कुछ नहीं करता। अदालत ने कॉग्निजेंस की, उसमें तमाम तफसीलात दर्ज हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्ली बारगेन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रिकवरी होती है और रिकवरी करके उस पैसे को मुताल्लिका इदारे को मुंतकिल कर दिया जाता है। एक ज़माने में नैब उसके अंदर एक कमीशन लेती थी, एक परसेंटेज थी जो कह रही नैब हमारे रिकवरी चार्जेस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले कहते हैं कि नैब कोई नहीं होती ये पैसे लेने वाली। पूरा का पूरा पैसा, अगर 100 रुपये रिकवर किए, वो 100 रुपये आप मुताल्लिका हुकूमत को मुंतकिल करेंगे। तो अगर वो उसूल नैब के ऊपर अप्लाई होता है, वो उसूल और इदारों पर अप्लाई होता है, तो वो उसूल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कॉग्निजेंस लेके वो पैसे रिकवर करा दिए। अब जब रिकवर हो गए तो उस पैसे का पर्पस क्या है? मैं सारी तफसीलात उसकी राना सारी तफसीलात उसके अंदर लिखी हुई हैं। और जब प्ली बारगेन होती है ना, तो प्ली बारगेन करने का मतलब ये होता है आखिर में केस वो आगे बढ़ नहीं पाता। ये टेक्निकल चीज़ है, जिस दिन आप मुझ पर इससे गुफ्तगू करना चाहेंगे मैं आपको जवाब दे दूंगा। इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आवाम के ऊपर ख़र्च होगा तो आवाम की खिदमत होगी, आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे। यही मकसद हुकूमत का है, यही मकसद अदालतों का भी है। अब मैं सर ये बता देगा, कराची में डाकू जो है वो मादर पितर आज़ाद हुए हैं। सिर्फ 7 दिनों में 11 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया गया है, 25 से ज़्यादा अफराद को जो है वो फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई थी चिप्स वगैरह के हवाले से, उस पर कहाँ तक आपकी कानून साजी पहुँची, क्या प्रोसेस हुआ, पुलिस से कुछ देखिए आप हो चुका है ना। देखिए मैं समझता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर टारगेट किलिंग बढ़ रही है, अगर ये डकैती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, सॉरी टारगेट किलिंग तो नहीं भाई, डकैती कहेंगे इसको, अगर ये बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी सर्वेलेंस को, अपनी मॉनिटरिंग को, अपनी पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। और ये नहीं हो सकता कि अगर हालात मुश्किल हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो। हमारी जिम्मेदारी है बहसीत हुकूमत उसको मेक श्योर करना, और पुलिस उसका एक अहम सुतून है जिसको ये काम करना है।
तो इसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। पुलिस हैज़ टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ताकि लोगों का भला हो सके। जी सर एक सवाल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही हम इससे निपट सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने बताया कि वो ग्राउंड पर है और काम कर रही है और अपना किरदार अदा कर रही है 100%। इसके अलावा और NGOs भी हैं जो भी काम कर रही हैं और सियासी जमातें भी अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो है इमदाद जो है फराहम कर रही है। अगर मैं अपने आर्टिकल के अंदर एक लाइन में अगर मैं लिखूँ कि क्रेडिट गोज टू, तो क्या मैं 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही नाम लिखूँ या फिर और सियासी जमात और NGOs का नाम लिखूँ? सबका लिखें। मैं कहता हूँ जो शख्स भी इस वक्त लोगों की खिदमत कर रहा है ना, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, चाहे वो कोई NGO हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, ये नीचे का आपका मुख्तियार कार हो, आपका AC हो। मैं गया हूँ वहाँ पे, आप तफरीक नहीं कर सकते कि दरिया कहाँ है और फसल कहाँ है, इतना पानी है। और इन हालात में भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं बंद कमरे में बैठ के AC में बैठा हूँ और कोई हुक्म दे दूँ। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, कोई भी हो, प्राइवेट आदमी हो, सरकारी आदमी हो, जो शख्स इस वक्त इंसानियत की खिदमत करने में सरगर्म है वो मेरा हीरो है। और मैं उसको गले भी लगाना चाहूँगा, उसको थपकबी भी देना चाहूँगा, उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि ये वो किरदार है जो हम सबको बहैसियत इंसान करना चाहिए, बिकॉज यही जेन्युइन इंसानियत की खिदमत है। कराची में आप सरकारी जो हैं उसमें पनाह गए 19,000 लोग जो वो आए हुए हैं, आखिर क्या मसला है? इन लोगों के लिए टेंट सिटी कायम नहीं की जा रही, इसमें कब तक ये लोग बैठेंगे? पीछे सब कुछ तबाह हो चुका है, यहाँ उनको क्यों नहीं टेंट सिटी दिया? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि कुछ नहीं किया गया उनके लिए। तो कराची शहर में 6 अजला में हमने 41 रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए, जिसमें 18,500 लोग हैं जिनका ताल्लुक़ सिंध के मुख्तलिफ अजला से भी और बलूचिस्तान नसीराबाद से भी लोग आए, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। टेंट सिटी क्यों नहीं बन पाई? टेंट्स मेरे भाई हैं नहीं इस वक्त। जिस तरह का हमने इस वक्त 3.5 लाख टेंट्स का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है PDMA ने, और हमें टेंट्स जिस क्वांटिटी के साथ मिल रहे हैं वो बहुत नाकाफ़ी हैं। तो टेंट सिटी जब आप बनाएंगे तो आपको कोई 8-10 हज़ार टेंट्स चाहिए होंगे। तो चूँकि वो रेडीली अवेलेबल है इसलिए दिक्कत है, इसलिए आपने उन स्ट्रक्चर्स में उनको रखा है। हम, और कल भी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है कि हम कोई एक सेंट्रलाइज जगह देख लें कराची शहर में, जहाँ पर तमाम इन 18,000 लोगों को मुंतकिल कर दिया जाए ताकि बासानी उनको लुक आफ्टर भी कर लिया जाए। तो उन चीज़ों के ऊपर काम करें, लेकिन दिक्कत यह है कि टेंट्स अवेलेबल हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि जो मेरा भाई बहन, मेरी माँ, मेरी बच्ची नौशेर फ़िरोज़ में पडीदन में मुतासर हुई है, वो कराची नहीं आना चाहती। जो कंबर शदाद कोट में दादू जोई में मुतासर हुआ है, शिकारपुर में मुतासर हुआ है, वो कहता है मैं कराची नहीं आना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मुझे आप टेंट अगर दें, मुझे इमदाद दें, मुझे राशन दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत पैसे दें, मुझे यहीं दें। मैं सच्चल कोट वाले रिलीफ कैंप में गया, मुझे एक नौशेर फ़िरोज़ से अम्मा थी, मुझे कहती है बेटा मुझे ये छत के अंदर बैठना सही, मुझे बस वापस भेज दो, मैं नहीं बैठ सकती 4 दीवारी के अंदर। ये दिक्कत है, लोग जिसके अंदर रिलक्टेंट हैं आने के लिए। हुकूमत चाहती है लोगों की मदद की जाए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। उनकी इमदाद के लिए क्या किया जा रहा है, उन तक कैसे पहुँचेंगे? 8 लाख तो वैसे भी हुकूमत की तरफ से मिल रहा था, ये तो वैसे ही करीब है। गुड। ऐसे लोग हैं जो किसी से मांगना नहीं चाहते, ऐसे परेशान लोग हैं, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है, क्या सोच रही है? ऐसे लोगों के लिए हुकूमत भी काम करी और बहुत सारे फ़रिश्ता सिफ्त आदमी हैं, ख़वातीन हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। ग़ालिबन 8171 वो नंबर है, आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो एक तो एग्जिस्टिंग जो लोग रजिस्टर्ड हैं ना वो तो आ रहे हैं, लेकिन और लोग जो मुतासर हुए हैं और वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और उनको इसके अंदर मेरे ख्याल में 817, मैं नंबर फिर कंफर्म करके आपको बता दूंगा, बट ग़ालिबन 8171 है जिसके तहत वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सेंसस के मुताबिक उनकी तफसीलात चेक करेंगे कि क्या वो गुर्बत के उस लेवल पर आते हैं, और अगर वो आते होंगे तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें की जाएंगी। जब भी वो 42 अरब रुपये इजाफ़ी
मंजूर किए गए ताकि और लोगों को भी इसके अंदर अकोमोडेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया। 8171 मुझे कंफर्म किया गया, 8171 ही है। हाँ 8171। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।